एक बड़े पोजीशन पर नौकरी कर रहा आईटी प्रोफेशनल अचानक डिलीवरी बॉय की नौकरी क्यों करने लगा? पैसे, गाड़ी, घर कमाने के बाद एक स्कूटर तक का भाड़ा नहीं दे पा रहा, क्यों? आखिर क्या है इसकी पीछे की कहानी? और ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है, तो मूवी स्ट्राइप ले चलती है कहानी के सफर में 2024 की चाइनीज मूवी अपस्ट्रीम। IMDb 7.1। कहानी की शुरुआत में हम गुआंग नाम के एक आईटी प्रोफेशनल को देखते हैं। वो अपनी कंपनी में बहुत बड़े पद पर काम करता था और उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। उसकी जिंदगी सुख से भरी हुई थी क्योंकि उसकी सैलरी लाखों में थी। उसका एक अच्छा परिवार था, महंगी कार, घर और एक खूबसूरत पत्नी जिसका नाम है शाओ। उनकी शादी को पूरे 15 साल हो चुके हैं। उनकी एक बेटी भी है, जिया। गुआंग अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन वो हमेशा से चाहता था कि इस बड़े अपार्टमेंट को छोड़कर वो किसी छोटे अपार्टमेंट में चला जाए। मगर उसके बाबा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके बाबा हमेशा से बड़े अपार्टमेंट में ही रहते आए हैं और वो किसी भी तरह इस अपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहते। गुआंग हर रोज की तरह सुबह नाश्ता करता है और फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। भीड़ भाड़ से गुजरते हुए वो किसी तरह ऑफिस पहुंचा। इसके बाद अपनी टीम के साथ बैठकर पुराने प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करता है। मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन अनजान गुआंग के साथ आज कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अब थोड़ी देर बाद कंपनी के CEO ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें गुआंग को भी बुलाया जाता है। गुआंग को लगा कि बाकी नॉर्मल दिन की तरह एक आम मीटिंग होगी, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब उसे बताया गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर गुआंग पूरी तरह सदमे में आ गया। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी गलती क्या है। कंपनी के लोगों का मानना था कि गुआंग की उम्र अब 40 से भी ज्यादा हो गई थी, यानी वो बूढ़ा हो चुका है। इस वजह से वो पहले जितना प्रोडक्टिव था उतना अब नहीं रहा और उसकी तुलना में यंग लोग कम सैलरी में ज्यादा काम कर सकते हैं। क्योंकि गुआंग अब उम्र में बड़ा था, वो इतनी कम सैलरी में काम करने के लिए राजी भी नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गुआंग बहुत बड़े पोजीशन पर था और उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से कंपनी अब किसी तरह संभाल नहीं पा रही। कंपनी को लगता है कि गुआंग से जितना काम मिल रहा है उससे कई ज्यादा पैसे उसे दिए जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि गुआंग को हटाकर उसकी जगह किसी यंग को रखा जाए, वो भी गुआंग की आधी सैलरी में। ये सब सुनने के बाद गुआंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने पूरे 15 साल कंपनी के लिए काम किया है। न जाने कितनी रातें उसने ओवरटाइम करके बिताई। उसने अपने खून पसीना इस कंपनी के लिए लगाया, लेकिन आज कंपनी ने बदले में बिना कोई वार्निंग दिए सिर्फ कुछ घंटों में ही उसे नौकरी से बाहर कर दिया। इसीलिए गुस्से में आकर गुआंग वहाँ सारी चीजों को तोड़फोड़ करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ और वो सामान्य हो गया, तब गुआंग बोला, ठीक है, आप लोग मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं तो मेरी जो कंपनसेशन बनती है वो है 7 लाख येन, वो मुझे दे दो और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन कंपनी के लोगों ने कहा, नहीं, हम तुम्हें 7 लाख नहीं देंगे, हम तुम्हें सिर्फ 3 लाख देंगे। ये सुनकर गुआंग का दिमाग और गर्म हो गया। ये तो बहुत कम है, मैं कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। तब वो कहते हैं, ठीक है, तुम मुकदमा कर दो, हम भी इस केस को लंबा खींचेंगे ताकि तुम्हें ज्यादा नुकसान हो और तुम्हें ही बहुत सारा पैसे खर्च करने पड़े। ये सब सुनकर गुआंग समझ गया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, वो अब फंस चुका है। इसीलिए वो बिना ज्यादा कुछ सोचे चुपचाप वहाँ से अपना सामान उठाकर निकल आया। जब वो मेट्रो से अपने घर वापस जा रहा होता है तो बस यही सोच रहा कि कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। उसकी बड़ी पोजीशन, बड़ी सैलरी, अच्छी रेपुटेशन, सब कुछ जमीन पर आ गिरा। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन सब चीजों को कैसे संभाले। घर पहुंचा तो अपनी नौकरी जाने की बात और ना ही बाबा से कहने की हिम्मत जुटा पाया। वो नहीं चाहता था कि ये सब सुनकर वो घबरा जाए, जिससे कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न कर ले। कुछ दिनों तक गुआंग पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठकर अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करने लगा और हर जगह इंटरव्यू देता है, पर कोई काम नहीं बना। पहले वो अपने परिवार के लिए एक हीरो था, लेकिन अब जैसे तैसे खर्च चलने लगा। फ्रिज का सामान कम होने लगा, EMI पेंडिंग होने लगी। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो और ज्यादा जगह पर अप्लाई करने लगा और ज्यादा इंटरव्यू देने लगा, पर हर इंटरव्यू में उसकी उम्र ही रुकावट बन जाती और समस्या वहीं की वहीं रह जाती। एक दिन जब गुआंग नई जॉब की इंटरव्यू देकर घर लौट रहा होता है, उसके बाबा ने ये नोटिस कर लिया और जान गई कि उसकी नौकरी चली गई है। ये सुनकर वो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर परिवार कैसे चलेगा। गुआंग ने वादा किया कि वो किसी भी तरह एक नौकरी जल्दी ढूंढ लेगा और सब कुछ फिर नए से शुरू करेगा, पर उसके बाबा चिल्लाते ही जा रहे।
घर का खर्च, बच्चे की स्कूल की फीस, EMI सब कैसे दी जाएगी। ऐसे ही एक महीना बीत गया, मगर अब तक ग्वांग को कोई नौकरी नहीं मिली। बाकी उल्टा वो एक स्कैमर के पीछे भाग रहा था, जिसे उसने 5000 येन दिए थे नौकरी दिलाने के बदले। पर ना तो उस स्कैमर ने नौकरी दिलाई और उसने कांटेक्ट भी करना बंद कर दिया। ग्वांग जब भी उसे पकड़ने जाता वो वहाँ से भाग जाता और कॉल भी नहीं उठाता। इसलिए आज जब ग्वांग उसे अपने सामने पाता है तो उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ने लगा। आखिरकार उसने उस धोखेबाज को पकड़ लिया। वो माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे फोन के जरिए भेज देता हूँ, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर उसे धोखा देकर फोन से पैसे भेजने का कहकर भाग निकला। ग्वांग भी उसके पीछे पीछे एक जगह तक पहुंचा और उसके बाद वो रुक गया। शरीर थोड़ा भारी होने के कारण वो उसे पकड़ नहीं पाता। ये देखकर वो धोखेबाज उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे पास पहले से ही नौकरी तैयार है, तू सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर सकता है, वही काम तेरे लिए मैंने रखा है। ये सुनकर ग्वांग को गुस्सा तो बहुत आया, उसे जैसे भी हो उसे पकड़ना है, लेकिन शरीर की हालत के कारण वो कुछ नहीं कर पाता और वो धोखेबाज हंसते हंसते धीरे से वहाँ से निकल गया। मगर यहाँ ग्वांग पे तो मानो ग्रहण लग चुका हो। एक तरफ उसे नौकरी नहीं मिल रही, दूसरी ओर अचानक उसे कॉल आया कि उसके बाबा सड़क पर बेहोश होकर गिर गए हैं, उन्हें अस्पताल लाया गया है और फौरन बुलाया है उसे। वो भागते भागते अस्पताल पहुंचा तो उसे एक और शॉक लगा। पता चला कि बिल 3 लाख वॉन है। ये सुनने के बाद उसने अस्पताल वालों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जैसा अक्सर होता है उसे साफ कह दिया, अगर अपने बाबा का इलाज कराना है तो 3 लाख वॉन देने होंगे, वरना वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। ग्वांग के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने आखिरकार अपनी कंपनी से कांटेक्ट कर 3 लाख वॉन मुआवजे पर हाँ कर दी। उसी पैसे से वो अपने बाबा का इलाज करवाता है। इन सारी घटनाओं के बीच मगर अभी तक ग्वांग की बीवी को पता नहीं था कि उसकी नौकरी चली गई है। लेकिन जब उसे ये बात पता चली तो वो बेहद गुस्सा हो गई। वो इसीलिए नहीं चिल्लाती कि नौकरी चली गई है, बल्कि इसीलिए कि ग्वांग ने ये बातें इतने दिनों तक उसे छुपाई। उसे लगता है कि शायद ग्वांग ने उसे उस योग्य नहीं सोचा या समझा कि वो इस सच को संभाल पाएगी। ग्वांग ने तुरंत उसे माफी मांगी और बोला, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें कोई तकलीफ या टेंशन हो। तब शाओ गुस्से में बोली, हमने शादी सिर्फ सुख में साथ रहने के लिए नहीं की थी, शादी इसीलिए की थी कि हम दोनों दुख में भी एक दूसरे के साथ खड़े रह सके। हम इस मुश्किल को मिलकर संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद इस बुरी स्थिति में भी ग्वांग की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अब अगले दिन सुबह जब ग्वांग एक रेस्टोरेंट के पास बैठकर रोज की तरह नौकरी ढूंढ रहा था, तभी उसने एक लड़के को सोशल मीडिया में कहते सुना कि उसने इस महीने 12,000 वॉन कमाए हैं। ये सुनकर ग्वांग ने चौंक कर उससे पूछा कि तुमने सच में 12,000 वॉन कमाए हैं और तुमने ये काम कैसे किया? तब उसने बताया, हाँ सच में 12,000 मैंने वॉन कमाए हैं। वो एक फूड डिलीवरी का काम करता है। पूरे दिन मेहनत करके उसने पूरे महीने में 12,000 वॉन कमाए। ये सुनने के बाद ग्वांग को इसमें दिलचस्पी होने लगी। अब उसने उस लड़के से पूछा कि मेरी नौकरी चली गई है, तो अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं भी महीने में 12,000 वॉन कमा सकता हूँ? तब उस लड़के ने कहा, हाँ अगर तुम्हें इस काम में दिलचस्पी है तो कल सुबह ऑफिस आ जाना। अगले दिन जब सुबह ग्वांग ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा अलग अलग जगह के ढेर सारे डिलीवरी बॉयज लाइन लगाकर अपने अपने पैकेट्स लेने और तैयारी में लगे हैं। तभी उनके मैनेजर जू ने सबके सामने आकर एक मोटिवेशनल स्पीच दी। वो कहता है, देखो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी कस्टमर है। हमें हर हाल में कस्टमर को खुश रखना होगा, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे कस्टमर बुरा व्यवहार ही क्यों ना करे, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें ये सुनिश्चित करना है कि सही समय पर और सुरक्षित तरीके से हर सामान कस्टमर तक पहुंचे। इसके बाद ग्वांग मैनेजर से मिलने गया और पूछा कि क्या वो इस काम में शामिल हो सकता है, लेकिन मैनेजर ने पहले ही उसे देखते मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि ग्वांग की उम्र इस काम के लिए बहुत ज्यादा है और वो इतना कठिन काम नहीं कर पाएगा। उसे ये भी लगा कि शायद ग्वांग जल्दी पैसे कमाने के लिए ये रास्ता चुन रहा है, लेकिन ग्वांग ने उसे भरोसा दिलाया कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है और वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि कंपनी को कोई नुकसान ना हो। ये सब सुनकर मैनेजर को उस पर दया आ गई और उसने ग्वांग को काम पर रख लिया। चूँकि ये उसका पहला दिन था, इसीलिए उसे एक लड़की के साथ भेजा गया ताकि वो उसे सारे प्रोसेस सिखा दे, कहाँ से खाना लेना है, कैसे पहुँचाना है, बाइक कैसे चलानी है और बाकी सारे नियम। ये सब असल में उसके ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। जब ग्वांग ने सब सीख लिया तो उसकी पहली ड्यूटी शुरू हो गई, लेकिन चूँकि ये उसका पहला दिन था, उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर डिलीवरी में उसे देरी हो रही थी। असल में जब भी वो किसी बिल्डिंग या ऑफिस में पहुंचता
सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट पर ही रोक लेता और मेन गेट से जाने की अनुमति नहीं देता। उसे पीछे से या किसी और रास्ते से पैदल जाना पड़ता, जिससे कि देरी हो जाती और कस्टमर नाराज होकर उसकी रेटिंग गिरा देते। पूरा दिन भागदौड़ करने के बाद तो उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे और बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर शाओ भी समझ गई और वो भी मदद करने की कोशिश करती है। गुआंग ने जिंदगी में पहली बार इतना कठिन काम किया था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की क्योंकि वो जानता था कि यही उसका आखिरी सहारा है और उसके पास कोई और विकल्प नहीं। मगर शाओ उसकी ये हालत देख नहीं पा रही। उसने गुआंग से कहा कि वो कोई और नौकरी तलाशे, लेकिन गुआंग ने उसे समझाया, नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। मैंने लगभग 1000 कंपनियों में अपने रिज्यूमे भेजे हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब तक नहीं आया। इसीलिए उसने ठान लिया कि वो हर दिन मेहनत करके धीरे धीरे खुद की इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेगा। अगले दिन सुबह जब गुआंग डिलीवरी पर निकला, चूँकि उसकी कम रेटिंग थी इसीलिए उसने जल्दी पहुंचने के लिए ट्रैफिक नियम तोड़े। आगे पुलिस ने उसे पकड़कर 200 युआन का चालान काट दिया। फिर जल्दबाजी में उसने अपनी स्कूटर नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी। जब लौटा तो देखा पुलिस स्कूटर ले जा रही थी, लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद उसे वो वापस मिली। कम रेटिंग की वजह से उसे ना तो ग्राहक टिप देते थे ना कंपनी बोनस। हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी और वो समझ ही नहीं पा रहा कि अब वो क्या करे, कैसे करे। अब वो अपने कोवर्कर से कहने लगा कि मैंने ये स्कूटर किराए पर ली है, जिसके लिए हर महीने 500 चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा हेलमेट और सूट भी खरीदा है, जिसका खर्च मेरे ही जेब से गया है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बुनियादी खर्च तक नहीं निकाल पा रहा। दिन पर दिन उसके लिए ये काम और मुश्किल होता जा रहा था। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। असल में कम रेटिंग की वजह से उसे ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करनी पड़ती। इन सब परेशानियों को बताने वो उसी लड़के के पास गया जिससे प्रेरित होकर उसने ये काम शुरू किया था। उस लड़के ने कहा, इसका हल एक ही है, तुम्हें जल्दी डिलीवरी करनी होगी और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार रखना होगा ताकि वो खराब रेटिंग ना दे। जल्द पहुंचने के लिए तुम्हें अपने खुद के शॉर्टकट रास्ते खोजने होंगे। अब अगले दिन गुआंग ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढना शुरू किया। वो किसी भी गाड़ी को अपने आगे निकलने नहीं देता, किसी तरह शॉर्टकट से ग्राहक तक पहुंचकर सामान देता। अगर ग्राहक बुरा व्यवहार भी करता तो भी वो मुस्कुराता रहता ताकि रेटिंग खराब ना हो। ये सब सहना गुआंग के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो खुद को बार बार याद दिलाता कि ये काम वो अपने बाबा और परिवार के लिए कर रहा है, इसलिए उसे हर हाल में ये करना ही होगा, चाहे कितने भी बेइज्जती क्यों ना सहनी पड़े। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, गुआंग भी एक नॉर्मल इंसान है, उसकी भी पेशेंस की एक सीमा है। एक दिन एक ग्राहक ने उसे गलत पता दे दिया। गुआंग जब उस पते पर पहुंचकर देर तक इंतजार करता है, तब उस कस्टमर ने कॉल करके उसे एक नए पते पर जाने को कहा। लेकिन जैसे गुआंग उस नए पते पर पहुंचा, उल्टा वही कस्टमर उस पर चिल्लाने लगा, इतनी देर करने के लिए मैं तुम्हें लो रेटिंग दूंगा और तुम्हारे खिलाफ शिकायत भी करूंगा। ये सुनकर गुआंग का अब धैर्य टूट गया और बोला, इसमें मेरी क्या गलती है, आपने ही तो मुझे गलत पता दिया था। ये सुनकर कस्टमर और भड़क गया और बोला, लगता है तुम अब ये काम करना नहीं चाहते हो। मैं तुम्हें 1 स्टार रेटिंग दूंगा और तुम्हारे मैनेजर को शिकायत करूंगा ताकि तुम्हें नौकरी से निकाल दे। ये सुनकर गुआंग डर कर चुप हो गया। तभी कस्टमर बोला, अब तुम मुझसे वैसे ही माफी मांगो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे धमका रहा था। मजबूरी में गुआंग उससे माफी मांग लेता है, लेकिन वो बदतमीज कस्टमर उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर बार बार उससे माफी मंगवाता है। जब उसका मन भर गया तो ताने मारते हुए कहता है, तेरे जैसे लोग सारी जिंदगी बस लोगों से माफी ही मांगते रहेगा और वैसे भी तेरी रेटिंग तो मैं घटा ही दूंगा। इधर जब ये सब चल रहा था, तभी गुआंग के सिर एक और मुसीबत आ पड़ी। दरअसल एक कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और गुआंग अपनी जेब से पैसे खर्च कर वो प्रोडक्ट खरीद कर डिलीवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में ही कस्टमर ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब गुआंग के पास वो प्रोडक्ट अटका रह गया। ना तो वो कस्टमर को दे सकता था और ना ही कंपनी से पैसे वापस मिल सकते थे। उल्टा प्रोडक्ट खरीदने के पैसे भी उसकी जेब से गए और ऑर्डर कैंसिल से उसे कोई इनकम भी नहीं हुई। इन सब झंझटों से ली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस फूलों के गुलदस्ते को उठाकर डस्टबिन में जोर जोर से पटकने लगा। खैर, अब घर लौटने पर गुआंग देखता है कि उसके बाबा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही उसके बाबा को पता चला कि वो एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, वो भड़क उठे और उस पर चिल्लाने लगे, मैंने तुम्हें इतना इसीलिए पढ़ाया था कि तुम ये छोटी नौकरी करो, तुम कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं ढूंढते। असल में ली स्कूल का टॉपर था, लेकिन आज वो ऐसे काम कर रहा है जिसकी कभी उसके बाबा ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी वजह से बाबा लगातार उसे ताने देते, उसे छोटा दिखाने लगते। गुआंग का परिवार उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा।
इन सब से उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हालांकि उसकी पत्नी उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वांग का धैर्य अब टूट गया। वो अपने माँ बाबा पर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे EMI भरना है, घर का बिल चुकाना है, बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकता हूँ। मैंने बहुत जगह नौकरी ढूंढी, अनगिनत इंटरव्यू दिए, सैकड़ों जगह रिज्यूमे भेजे, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं चुना। सबका यही कहना है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। आप बताइए, इस नौकरी के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को खुश रखने के लिए हमेशा पूरी कोशिश करता आया हूँ। मैंने सारी जिंदगी आप सबके लिए मेहनत की, लेकिन आपने कभी भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे क्या तकलीफ हो रही है या मैं किस हाल में हूँ, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी शायद आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें ग्वांग अपने परिवार पर बहुत गुस्से में करने लगता है। यहाँ तक कि उसने अपने बाबा को ये भी सीधा कह दिया, आपके अस्पताल की खर्च उठाने के लिए ही मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। अस्पताल का बिल इतना ज्यादा था कि मैं मजबूर हो गया। ये सुनकर उसके बाबा और भड़क गए और घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। फिर भी समय गुजरता है और ग्वांग अपनी ये नौकरी करता रहा। हालांकि उसके बाबा अब भी इस काम को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ग्वांग जानता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ये काम छोटा है। फिर भी परिवार को बचाने के लिए ये काम उसे करना ही होगा। अगर वो कुछ ना करे तो एक दिन उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। ग्वांग परिवार के लिए इतना मेहनत करता कि अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा। असल में उसे डायबिटीज है, समय समय पर उसे इंसुलिन लेना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो काम करता रहा। धीरे धीरे एक समय परिवार का दबाव और काम का बोझ इतना बढ़ गया कि एक दिन डिलीवरी करते करते ग्वांग बीच सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसके बाबा को ये खबर मिली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाते हैं कि ग्वांग ने हमेशा परिवार के लिए ही मेहनत की है और पूरी कोशिश की है। तब उन्होंने ग्वांग से माफी मांगी, ग्वांग पे गुस्सा और उसे नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि ग्वांग ने हमेशा उनके लिए किया है। उसके बाबा ने कहा, अब मैं कभी भी अपने इलाज का खर्च तुझ पर नहीं डालूंगा, क्योंकि इससे दबाव और बढ़ जाएगा, जिससे तेरी हालत और खराब हो सकती है। बचपन से ही मैंने तुझ पर गुस्सा किया, तुझे सख्ती में रखा, लेकिन अगर मैं तुझे समझने की कोशिश करता तो शायद सब अच्छा होता और तेरी जिंदगी भी अलग होती। इस नौकरी को लेकर तुझसे गुस्सा करना मेरी गलती थी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। ये सुनकर ग्वांग रोने लगा। अपने बाबा से उसे ऐसे सुनने की कभी उम्मीद नहीं की थी उसने। तभी उसकी माँ भी कहती है, हम अपनी पुरानी दुकान को फिर से चलाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी और तेरा बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब जब ग्वांग नौकरी पर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसका परफॉर्मेंस अब तक अच्छा नहीं रहा और उसकी रेटिंग भी काफी गिर चुकी है। इसीलिए उसने एक फैसला किया कि उसे अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। वो सोचता है कि बड़े और सफल डिलीवरी मैन से बात करके उनकी तरकीब सीखनी चाहिए। अब वो सभी से बातचीत शुरू करता है और खास तौर पर दाईहाई नाम के एक टॉप परफॉर्मर से सलाह भी लेता है। दाईहाई ने उसे समझाया, देखो, चूंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस अब तक खराब रहा है, इसलिए तुम्हारी रेटिंग बहुत कम है। इस वजह से तुम्हें हमेशा खराब और मुश्किल ऑर्डर दिए जाते हैं। दूर दराज की डिलीवरी तुम्हें दी जाती है, जहां पहुंचने में बहुत समय और मेहनत लगती है, और जब तुम समय पर नहीं पहुंच पाते तो कस्टमर तुम्हें और भी खराब रेटिंग दे देते। इससे तुम्हारी हालत और बिगड़ती जाती है। अगर सचमुच सुधार करना चाहते हो तो तुम्हें शॉर्टकट रास्ते ढूंढने होंगे, वो रास्ते जो कभी कभी नक्शे पर भी नहीं दिखाई देते। इन्हें इस्तेमाल करके तुम्हें जल्द से जल्द डिलीवरी करनी होगी। दाईहाई ने यह भी बताया, सिर्फ कस्टमर से अच्छा व्यवहार करना काफी नहीं है, तुम्हें उन दुकानदारों से भी अच्छे से पेश आना होगा जिनसे तुम ऑर्डर उठाते हो। अगर तुम उनसे अच्छे से बात करोगे तो वो जल्दी पैक करके सबसे पहले तुम्हें ऑर्डर देंगे, वरना जानबूझकर देर करेंगे और तुम्हारा समय बर्बाद होगा। साथ ही एक और बात हमेशा याद रखना, हर स्थिति में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। चाहे कस्टमर कितना भी बुरा व्यवहार करे, तुम्हें मुस्कुराकर ही जवाब देना है। अब दाईहाई से ये सारी सलाह लेने के बाद ग्वांग धीरे धीरे एक बेहतर डिलीवरी बॉय बन जाता है। वो नए नए शॉर्टकट खोज निकालता है और उनका इस्तेमाल करके समय पर डिलीवरी पहुंचाने लगता है। वो कभी भी ग्राहकों से बुरा व्यवहार नहीं करता, यहाँ तक कि सबसे मुश्किल कस्टमर के साथ भी वो नम्रता से पेश आता है। जिस दुकान से ऑर्डर लेता वहाँ भी वो अच्छे से बात करता। धीरे धीरे उसकी रेटिंग सुधरने लगती है और उसकी कमाई भी बढ़ती है। ग्वांग इन सारे शॉर्टकट्स को अपनी डायरी में लिख कर रखता ताकि कभी भूल ना जाए। इन्हीं शॉर्टकट्स की मदद से वो अपनी खुद का डिलीवरी ऐप बनाने की भी शुरुआत करता है। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तभी एक दिन जब वो अपने एक कोवर्कर वेई के साथ डिलीवरी पर जा रहा होता है, अचानक वेई एक गाड़ी के नीचे आकर गिर गया।
उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वे जो अभी मरते मरते बचा है वो इसी हालत में ही डिलीवरी करने जाना चाहता है। तब ग्वांग ने उसे समझाया कि वो तुरंत अस्पताल जाए और उसकी डिलीवरी वो संभाल लेगा। ग्वांग डिलीवरी पूरी करने के बाद जब अस्पताल में वेई से मिलने पहुंचा तो देखा कि वेई इसी हालत में अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो फिर से काम पर लौटना चाहता है। वेई कहता है, ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट मेरी फैमिली के भूखे मरने से बेहतर है, इसीलिए वो हर हाल में काम पर वापस जाना चाहता है। अब सारा दिन काम करने के बाद ग्वांग जब वेई के साथ उसके घर पहुंचा तो वो पूरा हैरान रह गया। वेई का घर एक स्लम इलाके में था जहाँ की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। ऊपर से पता चला कि उसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है जिसके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। वेई बोला, यही वजह है कि वो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स की परवाह नहीं करता और अपनी बेटी के इलाज के लिए धीरे धीरे पैसे जमा कर रहा है। अगर वो ऐसा ना कर सका तो शायद उसकी बेटी की जान चली जाए। आज के एक्सीडेंट में उसे कार वाले से 15,000 वॉन मिले थे जिससे उसकी बेटी का 1 महीने का इलाज हो सकेगा। लेकिन जब वेई की पत्नी ने उसका चोट देखा तो उस पर बहुत गुस्सा हुई। अब दोनों बाहर बैठे हैं। ग्वांग बोला, देखो आगे जब भी डिलीवरी करना तो बहुत संभल कर करना, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को बचाने वाला कोई और जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर वेई जोर जोर से रोने लगा। वहाँ से लौटकर ग्वांग और ज्यादा मेहनत से अपने ऐप पर काम करना शुरू करता है। उसने अब तक जितने भी शॉर्टकट रास्ते खोजे थे उन्हें मिलाकर एक पूरा ऐप बना देता है। अगले दिन काम पर लौटकर उसने ये ऐप सभी डिलीवरी बॉयज में बांट दी और कहा, अब तक जितने भी शॉर्टकट हमने खोजे हैं वो सब इस ऐप में हैं। तुम लोग इसे इस्तेमाल करके आसानी से कस्टमर तक पहुंच सकते हो। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए। मैनेजर जू भी ये देखकर ग्वांग से इम्प्रेस्ड हुआ क्योंकि उसने बाकी डिलीवरी बॉयज की मदद की जो जनरली कोई नहीं करता। लेकिन उस ऐप में अभी भी कुछ कमियां थी। कुछ ऐसे शॉर्टकट थे जो केवल दाई हाई को ही पता था क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर था और वो भी पिछले 4 सालों से। बाकी डिलीवरी बॉयज को गुस्सा आता है कि दाई हाई शॉर्टकट्स उनके साथ क्यों नहीं शेयर कर रहा, जिनकी वजह से वो नंबर 1 बना। इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया और बात मारपीट तक पहुंच जाती है। तब मैनेजर जू किसी तरह बीच में आकर सबको शांत कराता है, मगर इस मारपीट में दाई हाई बहुत जख्मी हो गया। उसने गुस्से में सबको चिल्लाकर कहा, मेरी गलती बस इतनी ही थी कि मैं बाकी सबसे पहले जाकर डिलीवरी पूरा कर देता हूँ। फिर बोला, ठीक है, तुम सबकी भलाई के लिए मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर ग्वांग बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया था। लेकिन उसी रात भारी बारिश में भी ग्वांग उन लोगों को लेकर दाई हाई के घर पहुंचा जिन्होंने उस पर हमला किया था और उनसे दाई हाई से माफी मंगवाई। दाई हाई ने भी सबके सामने माफी मांगी और कहा कि वो वाकई में बहुत सेल्फिश हो गया था। इसके बाद उसने अपनी दर्द भरी कहानी सबके साथ शेयर की। उसका एक छोटा भाई है जो उसके साथ डिलीवरी करता था, लेकिन एक दिन डिलीवरी के दौरान उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसका एक पैर चला गया। भाई के कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितना भी पैसा उसने जमा किया था वो सब उसके इलाज में खर्च हो गए। इसी वजह से अब वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने भाई को भी संभालने के लिए डिलीवरी करता है। फिर उसने ग्वांग के हाथ में एक नोट थमा दिया। उसमें वो सारे शॉर्टकट रास्ते लिखे थे जिसे उसने पिछले 4 साल में ढूंढा था। उसने कहा, ग्वांग, इन्हें अपने ऐप में डाल दो ताकि सबकी मदद हो सके और लोगों का गुस्सा भी कम हो जाए। ये सुनकर ग्वांग बहुत खुश हुआ। लेकिन अगली रात जब ग्वांग डिलीवरी करने एक जगह पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक दुकान में काम कर रही थी। ये देखकर वो बहुत टूट गया क्योंकि उसने पत्नी से वादा किया था कि अब उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा, मगर आज वो अपना ये वादा निभा नहीं पाया। यही सोचकर वो इतना दुखी और विचलित हो गया कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से उसने अपना जमा किए हुए पैसों में से जुर्माना भरना पड़ा जो उसने अपने बाबा के इलाज के लिए बचाए थे। उदास और परेशान होकर जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसने याद दिलाया कि आज उसका जन्मदिन है और उसके लिए एक केक भी लाई है। दरअसल ये केक लाने की जिम्मेदारी ग्वांग की थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से सब गड़बड़ हो गया। ये सोचकर ग्वांग जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दिया और कहा, तुम सचमुच एक अच्छे पति हो। तुम हमारे परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो। असल में तुम उन सबसे अच्छे इंसानों में से हो जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में पाया है। उसने ग्वांग को दिलासा देते हुए ये भी कहा कि इस कठिन परिस्थिति से वो दोनों मिलकर मेहनत करके किसी भी तरह बाहर निकल ही जाएंगे। अब अगली सुबह ग्वांग से बैंक का एक अधिकारी मिलने आया।
उसने धमकी दी कि अगर अगले महीने तक घर का EMI नहीं चुकाया तो उसे घर खाली करना होगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों से उसने EMI नहीं भरा है। ये सुनकर वो बहुत टेंशन में आ गया, पर उसने वादा किया कि अगले महीने वो जरूर EMI चुका देगा। वो उम्मीद कर रहा था कि अगले महीने कंपनी से उसे एक बड़ा बोनस मिलेगा, बशर्ते वो टॉप परफॉर्मर बन सके। दाहाई के जाने के बाद टॉप पोजीशन अब यांग नाम के उसी लड़के ने ले ली, जिसे देखकर ग्वांग ने ये काम शुरू किया था। दाहाई के चले जाने के बाद यांग ने बहुत सारे ऑर्डर्स उठाने शुरू कर दिए और उन्हें डिलीवर भी करने लगा। दूसरे नंबर पर था वेई और तीसरे नंबर पर ग्वांग। साल के आखिरी दिन रात को तीनों के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया। वो तीनों देर रात तक लगातार डिलीवरी कर रहे थे। जो जितना तेज और जितना ज्यादा पार्सल डिलीवर करता वही आगे निकल रहा। घड़ी में 12 बजने ही वाले थे और तभी यांग और ग्वांग दोनों के पास एक एक ऑर्डर बचा हुआ था। शर्त यही थी, जो पहले डिलीवर करेगा वही बनेगा कंपनी का टॉप परफॉर्मर। ग्वांग को किसी भी हाल में ये ऑर्डर सबसे पहले पहुंचाना ही था। वो तेजी से निकल पड़ा, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। चेहरा और नाक से खून बह रहा है, फिर भी उसके दिमाग में बस डिलीवरी ही घूम रहा था। उसने अपना बैग उठाया और घायल होने के बावजूद बाइक लेकर निकल पड़ा। उसे मालूम था कि ये बोनस उसके परिवार के लिए कितना जरूरी है। इधर यांग भी अपनी आखिरी डिलीवरी करने, लेकिन वहाँ लिफ्ट खराब थी। उसे 17th फ्लोर तक पैदल चलना पड़ा और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वांग जल्दी से नाइट क्लब पहुँच अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी कर देता है। और इसके बाद ही उसने परिवार को फोन कर बताया, मैं कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया। अब कुछ महीनों बाद कंपनी ने अपने टॉप परफॉर्मर को अवार्ड देने का प्रोग्राम रखा है। वहाँ ग्वांग को मंच पर बुलाया गया। उसने सबके सामने कहा, शायद लोग इस काम को छोटा मानते हैं, लेकिन मेरे लिए यह आखिरी सहारा था, मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, तब इसी काम ने मुझे जिंदा रहने की वजह दी। मैं इसे कभी छोटा काम नहीं कह सकता, इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि डिलीवरी करो, लेकिन हमेशा सुरक्षित रहकर। अब कहानी के आखिरी हिस्से में दिखाया गया कि ग्वांग और उसका परिवार उस बड़े घर को छोड़कर सादगी भरी जिंदगी जीने लगे। बोनस के पैसों से उसने सारे कर्ज चुका दिए और बाबा की तबीयत भी पहले से बेहतर हो गई। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया सिर्फ ग्वांग की कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से। अब ग्वांग के बनाए उसी शॉर्टकट वाले ऐप पर एक बड़ी कंपनी की नजर पड़ी। उन्होंने वो ऐप खरीद लिया और उसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया और इस तरह उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन इस पूरे सफर में उसने जो सबसे अहम सबक सीखा वो उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, और वो ये था कि परिवार की खुशी से बढ़कर जिंदगी में और कुछ भी मायने नहीं रखता। और इसी के साथ एक मोटिवेशनल खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको भी अगर कहानी ने छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर पक्के से करें, हमें सपोर्ट करें। और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।